सर किस एज ग्रुप में लीवर की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? जन्म से लेके अच्छा, बुढ़ापे तक किसी भी एज में लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक भी होता है ये? जी हाँ, जेनेटिक भी होता है, कंजेनाइटल भी होता है और अर्ली यंग एज में भी होता है, ओल्ड एज में भी होता है। तो आप जन्म से लेके किसी भी एज तक आप देख सकते हैं लिवर की तो प्रॉब्लम। आपके पास कभी ऐसे कोई केसेज़ आए हैं जहाँ पे एक बिल्कुल यंग बच्चा आपके पास आया हो जिसका आपने जब उसको एग्ज़ामाइन किया हो तो उसको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई हुई हो? हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। जैसे जन्म के पहले महीने में अगर हुँ, जॉन्डिस हो रहा है, हुँ, तो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको हम बिलियरी एट्रेसिया बोलते हैं। ओके। हुँ, फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, हुँ, जिसको कॉमनली हम कॉलेस्टेटिक लिवर हुँ, डिजीज़ बोलते हैं। वो डिजीज़ेज़ फर्स्ट मंथ से लेके फर्स्ट ईयर के एज के बच्चों में होती है। हुँ, तो ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन करके भी ठीक करते हैं, नहीं तो इनमें से ज़्यादातर बच्चों को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। ओके। और सर मोस्टली जब हम बात करते हैं ना लीवर सिरोसिस की, तो लीवर सिरोसिस की और नॉन फैटी जो अल्कोहलिक लीवर होता है, उसमें क्या डिफ़रेंस होता है? नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जी। डिजीज़ आप कह हुँ, रहे हैं। सी इसको ऐसे समझते हैं कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है आजकल और जो हमारी जो जंक फूड का जो एरा चल रहा है और ये सब चीज़ें हैं, इससे ओबेसिटी एक एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है। हुँ, फूड की अबंडेंस इतनी है और हमारा लाइफ़स्टाइल ऐसा है, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हमें ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती हुँ, और जैसे हम अभी यहाँ एसी रूम में बैठे हैं, तो हमारी बॉडी को थर्मल रेगुलेशन भी नहीं करना है, तो आपकी एनर्जी बहुत कंज़र्व हो रही है ओके। बेसिकली। हाँ, तो जो ओबेसिटी जो है, हुँ, वो बेसिकली आपके पास अकाउंट में पैसे तो आ रहे हैं, पर आप हुँ, खर्च नहीं कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है? तो यू हैव अ लॉट ऑफ बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस। हुँ, तो वही पॉजिटिव बैलेंस ओबेसिटी के फॉर्म में दिखती है हमें। नाउ हमारे बॉडी में सेल्स हैं कुछ, जो उस फैट को स्टोर करने के लिए बने हैं हुँ, और उसको स्टोर करके वो बहुत खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बॉडी को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेट बढ़ेगा, वो सब चीज़ें हैं, बट इट इज़ ओके। ओके। नाउ अगर और भी ज़्यादा बैलेंस बढ़ा, सपोज़ हुँ, आपका जब पैसे आते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप पहले बैंक में रखते हैं, राइट? हुँ, जब तक आप बैंक में रख रहे हैं, तब तक ठीक है। बैंक इज़ मेंट फॉर दैट, राइट? कि आप वहाँ रखो। और पैसा आएगा, आप घर में रखोगे, फ्रॉम देयर प्रॉब्लम स्टार्ट्स। ओके। चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एंटी सोशल एलिमेंट्स हो, सब पे नज़र आ जाएगी। हुँ, वैसे ही हमारे शरीर में फैट अगर एक्सेस में आ रहा है, तो अब वो उस सेल्स में भी जाएगा, जो उसके लिए बने नहीं हैं। हुँ, उसको हैंडल करने के लिए बने नहीं हैं, जैसे लिवर सेल्स हैं, जैसे ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं। तो इन सब चीज़ों पे जाके भी वो अफेक्ट करना पड़ेगा, एडवर्सली अफेक्ट करना शुरू कर देगा। हुँ, इसी को हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज ऑल्सो रीजन फॉर फैटी हुँ, लिवर डिजीज और ये क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड है, अच्छा, इसलिए इसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। ओके। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कहने का मतलब इसमें सिंपल फैटी लिवर से लेके और दूसरे एंड पे सिरोसिस भी है। हुँ, तो पहले सिंपल फैटी लिवर होगा, उसके बाद स्टेटोहेपेटाइटिस होगा, ओके, जिसको हम यहाँ पे नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और फिर वो सिरोसिस होगा। ओके। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है, जिसके हुँ, वन एंड पे सिर्फ फैटी लिवर है, इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको डाइट और एक्सरसाइज करनी है। दूसरे एंड पे सिरोसिस है, जहाँ पे आपको उसके रिलेटेड बड़े सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके। सर आपने बताया अभी कि ओबेसिटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में। तो ओबेसिटी का सिरोसिस से भी कुछ कनेक्शन होता है? यस, तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट तो फैटी लिवर है। हुँ, अगर आपने अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल नहीं किया, आपने फैट इंटेक जो पॉजिटिव बैलेंस है, उस बैलेंस को आप नेगेटिव पे नहीं लाओगे, तो वो तो लिवर को डैमेज करना शुरू करेगा, क्योंकि लिवर के सेल्स में अब फैट आ गया है। नाउ इट स्टार्टेड डैमेजिंग, वो डैमेज तो हुँ, कर रहा है, हुँ, फैट तो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है? अब उसके बाद वो स्टेटोहेपेटाइटिस कर रहा है, वहाँ पे सूजन कर रहा है, वहाँ पे नेक्रोसिस कर रहा है, सेल डेथ कर रहा है। अब जब सेल डेथ होगी तो वहाँ पे स्कारिंग शुरू होगी, फाइब्रोसिस शुरू होगा और वही फिर वो सिरोसिस को कॉज़ करेगा। ओके। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स है। तो यस, ओबेसिटी इज़ लीडिंग टू सिरोसिस। हुँ। यस। सर हम लिवर सिरोसिस के रिस्क की बात करते हैं तो जो ऑटोइम्यून डिज़ीज़ होती हैं, वो कैसे सिरोसिस के रिस्क को बढ़ाती हैं? तो जैसे मैंने बताया, हुँ, ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है? हुँ, हमारी जो इम्यूनिटी है, जो बाहर से रोगों को लड़ने के लिए बनी है,
और हमारे ऑर्गन्स को जनरली अफेक्ट नहीं करती। ये एक मैकेनिज्म हमारे शरीर में है कि वो हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करेगी, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम, चाहे वो जेनेटिक हो या एक्वायर्ड हो, वो हमारे लिवर टिश्यू को भी, स्पेसिफिकली फॉर लिवर मैं बता रहा हूँ, हालांकि वो किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, लिवर के टिश्यू को वो आइडेंटिफाई करना शुरू करती है एज फॉरेन टिश्यूज, और उसको वो डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। और वो लगातार डिस्ट्रॉय कर रही है, इंजरी कर रही है, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा, हीलिंग विथ स्कारिंग होगी, दैट विल लीड टू सिरोसिस। ओके सर, ऐसे पेट में ना पानी भी भर जाता है, क्या ये भी सिरोसिस का साइन होता है? उसको कुछ कंडीशन होती है, कुछ बोलते हैं उसको, एसाइटिस बोलते हैं उसको। ओके। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, पेट में पानी आना सिर्फ सिरोसिस के कारण हो जरूरी नहीं है। यस, इट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस, ये है, लेकिन अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है तो भी पेट में पानी आ सकता है। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको हम कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर बोलते हैं, उससे भी पेट में पानी आ सकता है। अलग बीमारियां, जैसे अगर टीबी है, पेट का टीबी है, उससे भी पेट में पानी आ सकता है। अगर कैंसर है और वो डिसेमिनेटेड कैंसर है, मतलब फैला हुआ कैंसर है, तो भी पेट में पानी आ सकता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, उसका कारण जानने की जरूरत होती है। बट अगर आपको पहले से पता है आपको सिरोसिस है, बाकी ऑर्गन्स आपके ठीक हैं, तो जो पानी आया है वो मोस्ट लाइकली लिवर का ओरिजिन है। ओके, मतलब सिरोसिस को सर ठीक किया जा सकता है? ये हमें थोड़ा केयरफुली इसको बोलना पड़ेगा। सिरोसिस को कब ठीक किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। एक तो जब तक कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया है सिरोसिस का, मतलब पेट में पानी नहीं आया है, ब्लीडिंग नहीं हुई है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी नहीं हुआ है, सीवियर नहीं हुआ है, राइट, स्टेज 2-3 पे नहीं गया है, तब तक यस यू कैन सिट ऑन इट, नो प्रॉब्लम। आप रह सकते हैं, आप रेगुलर फॉलोअप में कीजिए, आप सर्विलेंस में रहिए, डॉक्टर से कनेक्ट में रहिए, बहुत एक्टिव कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। आपका फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आया है, नाउ यू आर ए कॉम्प्लिकेटेड सिरोटिक पेशेंट, अब तो ट्रीटमेंट चलेगा आपका, है ना। और वो प्रॉब्लम किस तरह से बढ़ती है, कितनी तेजी से बढ़ती है, उस पर डिपेंड करेगा आपका लाइफ कितना रहेगा। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है, देन लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। और सर, जिन लोगों को लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है, कई बार ये भी देखा जाता है कि उनकी स्किन पर ब्रूसिंग जैसा दिखता है, या उनकी स्किन ना हील बहुत धीरे धीरे होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जब लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो लिवर बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। 500 फंक्शंस जो लिवर कर रहा है, उसमें एक सेट ऑफ फंक्शंस जो है वो है कि क्लॉटिंग फैक्टर्स को बनाता है। ऑब्वियसली जब लिवर डिजीज है तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो हमारे बॉडी में ब्लीडिंग की एक टेंडेंसी आ जाती है। तो जब भी हम ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, प्लस दूसरा रीजन ये भी है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ब्लीडिंग को रोकते हैं, उनके नंबर्स भी सिरोसिस में कम हो जाते हैं। ये भी काफी कॉमनली देखा जाता है। पेशेंट्स जब ब्लड के टेस्ट कराते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम आ रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन, वो भी एक इंडिकेशन है कि आपको लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्प्लीन का साइज बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो मैंने बताया अभी, जो पोर्टल प्रेशर है, जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, वो हो गया है। उससे क्या होता है कि प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शंस बढ़ जाता है। प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है, इस कारण से प्लेटलेट्स के नंबर कम हो गए। अब जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकने के फर्स्ट स्टेप में प्लेटलेट्स यूज होते हैं। अब उनके नंबर कम है तो इजी ब्रूजिंग ऐसे पेशेंट्स में देखी गई है। तो ऐसे लोगों में अगर फॉर एग्जांपल उनको चोट लग जाए तो उनका जो ब्लड है वो भी आसानी से रुकता नहीं है? रुकता है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है? हाँ, जैसे जैसे डिजीज सीवियर होती जाएगी वो प्रॉब्लम और ज्यादा होती जाएगी। इसको ऐसे समझते हैं कि ऑल्दो लिवर तो क्लॉटिंग फैक्टर्स बनाता है और उसकी कमी हो रही है लिवर के प्रॉब्लम्स के कारण, बट लिवर एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी बनाता है। अच्छा। हाँ, तो अगर लिवर की प्रॉब्लम है ना, तो ऐसा नहीं कह सकते हम कि ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है। वो एक नए बैलेंस पे है, जहां पे क्लॉटिंग और एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस, दोनों ही कम लेवल पे आ गए। अब ये है कि आप इस बैलेंस को ट्रिप कैसे करते हैं, इस बैलेंस को बिगाड़ते कैसे हैं। जैसे ही ब्लीडिंग होगी, दिस बैलेंस विल ट्रिप, और जो क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी दिखने लगेगी, और इसलिए वहां पे प्रॉब्लम ज्यादा होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी के वुंड्स भी अच्छे से हील नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन हो सकता है लीवर सिरोसिस का। और लिवर सिरोसिस में इम्यूनिटी भी
सप्रेस हो जाती है। अच्छा, कम हो जाए, मतलब वो अपनी ही सेल्स से को एज अ लाइक डिफेंस सिस्टम उसके अगेंस्ट लड़ नहीं नहीं पाती नहीं, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ओके। यहाँ पे है कि आपका डिफेंस सिस्टम ही ओवरऑल कम हो गया है, ओ इम्यूनिटी की लेवल ही कम हो गई, इसलिए हम्म। सिरोटिक्स पेशेंट्स में इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, हम्म, दे आर प्रोन फॉर इन्फेक्शंस। Okay. क्योंकि लिवर में भी बहुत सारे सेल्स ऐसे बनते हैं जो आपको इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। सर हमने ना पहले अल्कोहल के बारे में बात की थी, आपने बताया था कि जो लोग अल्कोहल पीते हैं वो भी कहीं ना कहीं रिस्क पर होते हैं कि उनका लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। हाँ लेकिन जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्मोकिंग का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो हमारे लंग्स पर पड़ता है, लीवर पर नहीं पड़ता। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या, स्मोकिंग का हमारा असर जो है वो लीवर पे भी पड़ता है? देखिए, ऐसा कहना कि स्मोकिंग का लिवर पे कोई असर नहीं होता ये गलत है, बिल्कुल असर होता है। खासकर वो जो अल्कोहल भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी ले रहे हैं, ऐसा देखा गया है ऐसे पेशेंट्स में स्मोकिंग हैज इंडिपेंडेंटली अफेक्टेड द लिवर, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्कोहल इनटेक। तो स्मोकिंग का यस इफेक्ट है लिवर पे भी, लिवर की इंजरी करता है वो। सर लीवर जो सिरोसिस है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे पता किया जा सकता है बॉडी में कि लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है? एक तो पेशेंट्स के सिम्टम्स है कि पेशेंट्स को कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसे जैसे मैंने बार बार बताया कि जॉन्डिस है, जैसे ही आपके आंखों में पीलापन आया, स्किन में पीलापन आया, पेशेंट खुद ब खुद समझ जाता है। पेट में दर्द शुरू हुआ अगर एक्यूट हेपेटाइटिस है तो, और दबाने पे भी यहाँ पे दर्द हो रहा है, राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन जहाँ पे लीवर होता है हमारा, तो ये सब इंडिकेट करता है कि कुछ तो प्रॉब्लम लिवर के साथ है। तो हम बैटरी ऑफ टेस्ट करते हैं उसमें एक टेस्ट होता है जिसको हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट में जैसे बिलिरुबिन होता है, लिवर के एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पॉपुलरली एसजीओटी एसजीपीटी बोलते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बोलते हैं, गामा जीटी बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बोलते हैं, ये सब लिवर फंक्शन टेस्ट में आते हैं। ये सारे इंडिकेट करते हैं कि लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम, उसमें फिर हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या हमें लिवर के जो बनावट है उसमें कोई अंतर दिख रहा है। जैसे हमने सिरोसिस की बात की, तो क्या जब हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो क्या हमें वो गांठें दिख रही हैं अल्ट्रासाउंड में या नहीं, तो हम उससे भी पता करते हैं कि यस लिवर में प्रॉब्लम है। या सपोज किसी को एक्यूट हेपेटाइटिस मतलब एकदम से लिवर में हेपेटाइटिस हो गया, जनरली जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के कारण होता है, तो उसमें लिवर बड़ा हो जाता है, सूजन दिखती है, ये सब हम देख सकते हैं और अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट देख के बता सकते हैं कि एक्यूट हेपेटाइटिस जैसा लिवर दिख रहा है, ये ऐसे कर सकते हैं। दूसरा होता है कि अगर एकदम से अल्ट्रासाउंड में या फैटी लिवर है वो भी हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। बहुत कॉमन फाइंडिंग है, आप 10 अल्ट्रासाउंड देखेंगे उसमें से 5 में फैटी लिवर दिखेगा आपको लिखा हुआ, ग्रेड 1 उसकी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा फैट है लिवर में। अल्ट्रासाउंड फाइब्रोसिस नहीं बता सकता, जैसे जब हम फाइब्रोसिस के फाइनल स्टेज में पहुंचेंगे तो सिरोसिस है वो तो दिखेगा नोड्यूल्स की तरह, लिवर के आर्किटेक्चर में जो चेंज है, जो ग्रॉस लिवर में चेंज है वो दिख जाता है। लेकिन उससे पहले के स्टेजेस के लिए हम एक टेस्ट होता है उसको फाइब्रोस्कैन बोलते हैं, जिसमें हम लिवर में कितना फाइब्रोसिस है इसको मेजर करते हैं, इसको हम ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी बोलते हैं। तो साउंड वेव से हम उसकी क्या रेजिलियंस है लिवर की, अगर स्टिफ हो गया है तो उसकी स्कोरिंग होती है वो हम देखते हैं, उससे भी लिवर की प्रॉब्लम या लिवर डिजीज का डायग्नोसिस होता है। सिरोसिस का हमने बहुत डिस्कशन किया कि सिरोसिस कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, मेन क्या क्या कॉजेज हैं, और आपने अर्ली साइंस जो लोगों को इग्नोर नहीं करने उनके बारे में बात की। अब अगर हम इसके थोड़े ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कैसे सिरोसिस को ट्रीट किया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें किस कारण से सिरोसिस हुआ है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर मैं ओबेसिटी से शुरू करूं, तो अगर ओबेसिटी रीजन है सिरोसिस होने का तो सबसे पहले आपको ओबेसिटी को कंट्रोल करना है, राइट? ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम उसी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो सिरोसिस हो जाएगा, तब भी कंट्रोल नहीं किया तो सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन विल स्टार्ट। कॉम्प्लिकेशन बोलने का मतलब है कि अब पेट में पानी आ रहा है, खून की उल्टियाँ हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, दिमाग पे बेहोशी जैसा हो सकता है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जॉन्डिस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मसल लॉस हो सकता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो अगर आपको वो अवॉइड करना है, उस सिचुएशन में नहीं जाना है, तो मेन जो कारण है उस कारण को डील करना होगा। अगर हेपेटाइटिस बी या सी है तो हेपेटाइटिस बी सी का ट्रीटमेंट लीजिए। अगर अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को बंद कीजिए। एक बार सिरोसिस और उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, देन ट्रीटमेंट मेडिकल से सर्जिकल हो जाता है, देन लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। ना अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली कुछ मेडिसिन होती हैं कि सिर्फ सिरोसिस है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे उसका प्रोग्रेशन स्लो हो जाए फर्दर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जो कॉज है उसको ट्रीट करना, तो उसका प्रोग्रेशन स्लो हो गया। अब ठीक है, हो सकता है आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, बट अब ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सिर्फ सिरोसिस में भी मीडियन सर्वाइवल 10 से 15 साल तक है। अच्छा, अगर आपने एक बार ट्रीटमेंट कराया तो 15 साल आपका लाइफ स्पैन काइंड ऑफ जो लीवर का है वो बढ़ जाता है। हाँ, हम इसको ऐसे समझते हैं, बढ़ जाता है नहीं, मेंटेन रहेगा उतना। अच्छा, मेंटेन रहेगा, ओके। तो उसको ऐसे समझना है कि अगर हमने टाइमली ट्रीटमेंट कर लिया, सिर्फ सिरोसिस है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अभी नहीं आए हैं, देन यस यू कंटिन्यू द मेडिकल ट्रीटमेंट और सब ठीक रहेगा, सब ठीक ठाक चलेगा। सिरोसिस के भी स्टेजेस होते हैं। अच्छा। स्टेज 1 to 4 तक चलता है। तो अब मान लीजिए स्टेज 1 की सिरोसिस है, तो आपने कुछ नहीं करना है। आपने कुछ नहीं करने का मतलब आपने रेगुलर फॉलो अप विद द डॉक्टर रहना है, ताकि अगर कोई भी चीज नई डेवलप हो रही है या डिजीज का प्रोग्रेशन हो रहा है, प्रोग्रेशन मतलब आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो उसको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर सके और उसके अनुसार ट्रीटमेंट दे सके। जैसे सिरोसिस में क्या है कि लिवर हार्ड हो जाता है, तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई जा रही है उसको बहुत रेजिस्टेंस मिलता है फिर, बिकॉज जिस ऑर्गन से जाना है उसको होके वो काफी हार्ड हो चुका है, मतलब ब्रेक लगता है बहुत एक ज्यादा। तरह का ब्रेक लगता है। तो जैसे हमारे बॉडी में, जैसे हम कहते हैं किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब वहां पे भी प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसी तरह लिवर में जो ब्लड सप्लाई जाती है उसमें प्रेशर बढ़ता है, तो उसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। उस पोर्टल हाइपरटेंशन के इफेक्ट आते हैं बॉडी में। उसका सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट है कि दिमाग पे असर आना और ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ना। तो जो हमारी खाने की नली है उसके नीचे जहाँ पे स्टमक और खाने की नली जुड़ती है, वहाँ पे छोटे छोटे वेन्स होते हैं, वो वेन्स बड़े हो जाते हैं अगर यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। मतलब ये आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकता है। यस। और वो नसें फूल जाती हैं जिसको हम इसोफेजियल वेराइसिस बोलते हैं। दे आर नॉट नॉर्मल वेन्स, दे आर अनसपोर्टेड वेन्स, मतलब उस वेन्स को उतना सपोर्ट नहीं है, उतने मजबूत नहीं है, वो ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकते। अगर प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है तो वो फट जाते हैं, जिससे ब्लीडिंग होती है, जिससे लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम वेरिसियल ब्लीडिंग बोलते हैं, जो एंडोस्कोपी करके फिर बैंड करते हैं, ये सब करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ वेराइसिस बना है तो आप एंडोस्कोपी करके उस पर बैंड लागेशन पहले ही कर सकते हैं, या उसके लिए मेडिसिन होती हैं जिससे पोर्टल का प्रेशर को कम किया जा सकता है। ये सब मेडिसिन आप लेके उस इवेंचुअलिटी को रोक सकते हैं। नाउ यू कम टू द स्टेज 2, जहाँ पे अब पेट में पानी आ गया है, ठीक है, या आपके दिमाग पे असर आ रहा है और ये सब आ रहा है, उसके लिए भी मेडिसिन हैं। वो मेडिसिन लेके भी काफ़ी टाइम तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम डायरेटिक्स बोलते हैं, वो अगर आपके पेट में पानी है तो उसको यूरिन के थ्रू उस पानी को निकाला जा सकता है। थोड़ा सॉल्ट का रेस्ट्रिक्शन होता है, थोड़ा वाटर का रेस्ट्रिक्शन होता है, ये सब मेडिकल मैनेजमेंट में आता है, और उस तरह से आप उसको कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके बियॉन्ड जा रही हैं चीज़ें, मतलब अब मेडिकल मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलेगा, नाउ यू नीड लिवर ट्रांसप्लांटेशन। ऑल्सो सर, लीवर सिरोसिस में मेजरली ये भी देखा जाता है कि जब हम उसको ट्रीटमेंट की बात आती है तो लोग ना अलग अलग तरीके के होम रेमेडीज या फिर ड्रिंक्स उनका भी कुछ रिकमेंड करते हैं कि आप ये चुकंदर का जूस पी लो, या फिर आप गाजर का जूस पी लो, आपका लीवर डिटॉक्स हो जाएगा। तो एक्चुअल में लीवर डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ होती है? ऐसा कोई डिटॉक्स तो नहीं होता है, पर गाजर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, चुकंदर का जूस पीने में कोई नुकसान नहीं है, पर आप उसके भरोसे नहीं बैठ सकते कि इससे मेरी जो लिवर डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो नहीं होगा।